हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत पर्यावरण यानी कि ईवीएस के इम्पॉर्टेंट 180 वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस क्लास से आपको यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एनवायरनर यानी कि एनवायरनर शब्द है या किस भाषा से लिया गया है, तो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, ना सिर्फ यूपी टेट में बल्कि अनेक परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित दो घटक हैं। एक प्राकृतिक नेचुरल होता है और एक मानव निर्मित जो मानव इसको बनाता है। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, ताप, मृदा, प्रकाश के पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो ताप है, मृदा है, प्रकाश है, ये पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस घटक के अंतर्गत आते हैं? भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? यह तो पर्वत है, पठार है, मैदान, ये पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? वायुमंडल में। कहाँ पे आते हैं? वायुमंडल में आते हैं पर्वत, पठार, घाटी, नदी, मैदान। अब पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का 2/3 भाग है, तो पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है? तो पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल फैला हुआ। प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? तो 2/3 भाग पर जल है। ठीक है। आगे देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न है, धूल के कण एवं जलवाष्प में पाए जाते हैं। यानी कि धूल का जो कण होता है और जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, उसमें क्या कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाए जाते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें धूल के कण और जलवाष्प पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, तो कौन सा तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? बाज जो है तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? प्राइमरी यानी कि ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक। इसको अगर टिड्डा खाएगा तो वो क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खा लेगा तो वो क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसी मेढक को ये जब सांप खाएगा तृतीयक, और बाज भी खाएगा तो ये भी तृतीयक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो किसी के भी मृत शरीर को जब वो अपघटित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, अगर पौधों को खरगोश खा रहा है, खरगोश को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? तो देखिए अगर पौधे को खरगोश खा रहा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खरगोश को मिल रही है, फिर खरगोश को सांप खा रहा है तो फिर उससे कम ऊर्जा सांप को मिल रही है, और सांप को अगर मोर खा रहा है तो उससे कम ऊर्जा मोर को मिलेगी। इनकी सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? मोर को मिलेगी। जो सबसे लास्ट में खाएगा उसको कम ऊर्जा मिलेगी। जो पहले खा रहा है यानी कि खरगोश पेड़ पौधों को पहले खा रहा है तो इसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। याद रखिएगा, प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। याद रखिएगा एक और डेट 1973 बहुत बार पूछा जाता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। 11वां प्रश्न है, सम्मेलन यानी कि किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। और इस समय यह घोषित किया गया 5 जून को हम लोग हमेशा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। 12वां प्रश्न है, एजेंडा 21 जारी किया गया था किसके द्वारा या कब जारी किया गया था एजेंडा 21? तो यह 1992 में जारी किया गया था एजेंडा 21, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत? 1973 में हुई थी। प्लस इसी समय किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? यह कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। और किससे प्रश्न उल्टा करके पूछ दे कि एपिको आंदोलन
किससे संबंधित है? चिपतो या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अपिको आंदोलन जो कि कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। अब आगे देख लेते हैं 15वां प्रश्न। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर आंदोलन से संबंधित है, यानी कि बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जो है किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। 16वां प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो ये है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्थान को इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है, लेकिन किस लिए? पर्यावरण के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान देते हैं। 17वां प्रश्न है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आंसर हमारा हुआ उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए ये प्रश्न, ना कि यूपी टेट सुपर टेट, ये तो मान लीजिए छोटी परीक्षाएं हो गई। यूपी पीसीएस, आरओ यारो, यूपीएससी की जितनी यूपी जीडीसी जीआईसी जितनी परीक्षाएं हैं सब जगह यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और आरओ यारो का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ये। 18वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? इसे खाद्य जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है, ठीक है, खाद्य जाल। 19वां प्रश्न है हमारा, जैविक पर्यावरण में शामिल है तो कौन कौन से जैविक पर्यावरण में हैं? तो देखिए जैविक पर्यावरण में उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक शामिल होते हैं, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के किस में शामिल होते हैं? जैविक पर्यावरण में। देखिए क्वेश्चन हम मान लीजिए थोड़ा सा एडवांस करके पूछ लिया, दे देगा ऐसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जैविक, अजैविक, तो आप क्या लगाएंगे? जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमाए, आप इतने अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए कि कहीं से भी पूछे आप आंसर सही टिक करके आइए। 20वां प्रश्न है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि क्यों बोल रहा है? क्योंकि उत्तर हमारा क्या होगा? दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। मेधा पाटेकर ने भी क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और अमृता बिश्नोई ने भी क्या किया था? इन्होंने भी पेड़ों को बचाने के लिए खुद से पेड़ पे क्या हो लिपट गई, ठीक है। 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? रियो डी जनेरियो। कहाँ पे है ये रियो डी जनेरियो? ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। और रियो डी जनेरियो 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? एक मेढक एक टिड्डे को खाएगा तो उत्तर हमारा क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, किससे? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, यह क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। अब देखते हैं 23वें प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लगाइए। तो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ? पर्यावरण बचाने के लिए किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है। 25वां प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा? शेर जो है, लॉयन जो है, क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? हमेशा एक दिशीय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। 27वां है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, याद रखिएगा हमेशा कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सौर मंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। चिपको 29वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरिता कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। कहाँ से शुरुआत है चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी याद रखिएगा। 30वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो कौन सा है? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इससे समर्पित है, इसके लिए काम करता है। 31वां प्रश्न है, 10% नियम दिया है, किसने दिया है? पर्यावरण, तो 10% का नियम लिंडमान ने दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। ये भी प्रश्न जो है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर दूँ उसको तो आपको एकदम अच्छे से ही देखना है, उसको किसी भी तरह स्किप नहीं करना है। 32वां प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट की क्लास है और इन्वायरमेंट का पेपर है तो पूछा जा सकता है। 33वां प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा होता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? तालाब होगा।
34वां प्रश्न है जैविक कारक नहीं है, तो जैविक कारक कौन सा? पत्थर, जो प्रस्तर कहते हैं, पत्थर कहते हैं, ये जैविक कारक नहीं है, ठीक है, इसमें जीव नहीं होता है। बात करें 35वां प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहाँ? स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं, स्थल मंडल पे पाए जाते हैं जहाँ हम रहते हैं। 36वां प्रश्न है जैविक घटक है तो कौन सा? पादप जो है जैविक घटक है। कौन सा? पादप, पेड़ पौधे क्या हैं? ये जैविक घटक है। आगे देखते हैं 37वां प्रश्न है हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वन महोत्सव? 1 जुलाई को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। 38वां प्रश्न हमारा है ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। 39वां प्रश्न है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है, क्या है? तो उत्तर है हमारा क्या? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ठीक है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40वें प्रश्न को। 40वां प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए आंसर हमारा होगा सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं और जलवायु कारक, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए 41वां प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10%, कितना? 10% ही स्थानांतरित होता है, ठीक है। और यह नियम लिंडमान ने ही दिया हुआ है। 42वां प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, VVI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह को मनाया जाता है। 43वां प्रश्न है जो खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? प्लावक है, मछली, भेड़, ये जो है क्या है? घास मैदानों की खाद्य श्रृंखला नहीं है, ठीक है। 44वां प्रश्न है यानी कि यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है। नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, यानी कि किसके नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुई थी, ये पर्यावरण से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है। 45वां प्रश्न है सजीव वस्तु नहीं है तो बादल, बादल क्या? सजीव वस्तु नहीं, इसमें जान नहीं है। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधों से। कहाँ से? पौधों से। अगर हम गेहूँ चावल भी खाते हैं तो वो भी तो प्लांट ही हैं, तो वहाँ से हमें मिलते हैं ना कि पौधों से ही सभी सजीव को प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें भोजन वहीं से मिलता है, ठीक है। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 47वां प्रश्न हमारा है एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो है 15 बार सांस लेगा और 18 बार सांस को छोड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 48वां प्रश्न है छिपकली में श्वसन अंग है, VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छिपकली में श्वसन अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। 49वां प्रश्न है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है? देखिए उत्तर है कि कॉकरोच की रोशनी देखकर छिप जाना, ये उद्दीपन अनुक्रिया है कि कॉकरोच क्या करता है? रोशनी देखकर छिप जाता है, यानी कि रोशनी को देखकर ये प्रतिक्रिया करता है, रोशनी इसके लिए उद्दीपन है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना और मनपसंद व्यंजन को देख मुंह में पानी आ जाना, मनपसंद व्यंजन उद्दीपक है और मुंह में पानी आना उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, अनुक्रिया है। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है, कौन करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग? छिपकली और मेढक, ये दोनों करते हैं, ठीक है। 51वां प्रश्न है कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है, तो कौन सी संधि है? कंधे में कंदुक और कूल्हे में खल्लिका नाम की संधि पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कूल्हे में कौन सी हड्डी है? संधि मतलब हड्डी, कंदुक हड्डी है और कूल्हे में खल्लिका संधि मतलब यानी कि जोड़ जो है उसके जोड़ को कहते हैं। 52वां प्रश्न है बच्चों को जन्म देने वाले कुछ जानवर कौन कौन से हैं? तो देखिए चमगादड़ बच्चों को जन्म देता है, सील और व्हेल मछली ये जो है क्या है? तो ये बच्चा पैदा करते हैं। 53वां प्रश्न है कि कौन पौधों में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि कह रहे कि पौधों में पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, तो किसे? पत्थर चट्टा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54वां प्रश्न है एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि इनके सिर के 2 तरफ आंखें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 55वां प्रश्न है मनुष्य की कोहनी घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो मनुष्य की कोहनी और घुटने में हिंज नाम की संधि पाई जाती है।
56वां प्रश्न है, मनुष्य के सिर यानी कि खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है अचल संधि। कौन सी संधि होती है? अचल संधि। चल नहीं सकती, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अचल संधि पाई जाती है। 57वां प्रश्न है, वे जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मूल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं, ये कौन सा है? कुत्ता है, बाघ है और शेर है। आगे देखते हैं 58वां प्रश्न हमारा क्या है। 58वां प्रश्न है, सील मछली स्तनधारी है, क्यों? क्योंकि वह बच्चा देती है। व्हेल भी क्या है? स्तनधारी। क्यों? क्योंकि वह बच्चा देती है। और चमगादड़ भी क्या? स्तनधारी है, याद रखिएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, उल्लू रैगून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं, क्यों देख पाते? क्योंकि वह रात्रिचर हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सा जानवर रात्रिचर है, तो उल्लू और रैगून। याद रखिए, उल्लू सबको पता है लेकिन रैगून के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, बाज, गिद्ध, चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से कितनी 4 गुना तेज होती है। याद रखिएगा इस प्रश्न को कि कितने गुना? 4 गुना तेज होती है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे जो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी क्यों? क्योंकि वह बच्चे देता है, ठीक है, याद रखिएगा। सील मछली, व्हेल मछली और चमगादड़ तीनों क्या? स्तनधारी हैं। 63वां प्रश्न है, अपनी मादा की पहचान उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, ऐसा कौन सा जानवर है? यह रेशम का कीड़ा है, ठीक है, रेशम का कीड़ा है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हरे पौधे कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं? तो कौन सा? ऑक्सीजन। क्या है? O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65वें नंबर के क्वेश्चन को। 65 नंबर का प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो जब आंखें स्थिर हैं, घूम नहीं सकती, तो क्या? इसीलिए वो अपने सर को बार बार पीछे करके चीज़ों को देखते हैं। 66 प्रश्न है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप में विशेषता पाई जाती है, क्या? क्योंकि वे सब अंडे छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये सब क्या करते हैं? तो सब अंडे देने वाले हैं। देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों में काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, कौन सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन घुमा लेता है? उल्लू। उल्लू कैसा है? रात्रिचर है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध। याद रखिएगा, चील, बाज, गिद्ध ये जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं, ठीक है, 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? तो देखिए, जो भी जानवर रात में जगेगा वो सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाएगा, ठीक है, उसे काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, जीवन प्रक्रियाओं का युग्म जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वृद्धि और प्रजनन कहा जाता है, ठीक है, वृद्धि और प्रजनन कहा जाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, किसने? तो जीवों को 5 जगत में विभाजित किसने किया है? R.H. व्हिटेकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हिटेकर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कि कितने भागों में बांटा, ये भी याद रखिएगा, 5 भागों में बांटा था व्हिटेकर ने जीवों को। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन हम मोनेरा जगत में किसमें करते हैं? किसमें? मोनेरा जगत में करते हैं। 74वां प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। कौन है? ल्यूवेनहॉक, याद रख सकते हैं। जीवाणु जनक के क्या हैं? ये जनक हैं। अब कह रहा है किसके कारण दही जमता है? तो जीवाणु के कारण दही जमता है। किसके कारण? जीवाणु, ठीक है। 76वां है प्रश्न, मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव कौन से होते हैं? कवक होते हैं, जो गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है कौन सा? ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं, ये बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, लाइकेन जिसे सैक भी कहते हैं, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव कौन से हैं? कवक और शैवाल। देखिए यहाँ पे एक और टर्म है सहजीविता, मैं कई बार सहभोजिता और सहजीविता आपको बता चुकी हूँ। सहजीविता क्या होता है? इसमें 2 जीव रहते हैं साथ और दोनों को लाभ पहुँचता है, लेकिन सहभोजिता में सिर्फ एक जीव को लाभ पहुँचता है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, याद रखिएगा इसको। 80 नंबर का क्वेश्चन है, पादप जगत के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। पादप जगत के जनक कौन है ये? तो थियोफ्रेटस हैं। आगे 81वां प्रश्न हमारा है कि एक वृक्ष नहीं है तो केला क्या है? हमेशा याद रखिएगा केला वृक्ष नहीं है, इसको याद रखिएगा। 82वां प्रश्न है, अमरबेल का उदाहरण कौन सा है? तो ये रेशेदार जड़ जो है वो अमरबेल होती है, रेशेदार जड़। आगे देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन, आलू, प्याज, अदरक आदि में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तना। स्टेम खाते हैं किसमें? आलू में भी, प्याज में भी, अदरक में, और डेली ये हमारी रोज़ की रूटीन में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, तो तना है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप गलत बिल्कुल भी ना करिएगा। 84वां प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, यही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 85 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किस रंग का होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा तरंग दर किसका कम होता है? बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, नागफनी जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तने में होता है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल होता है, ठीक है। और ये कैक्टस कहाँ पाया जाता है? कैक्टस राजस्थान में पाया जाता है, मेनली याद रखिएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीयक जड़ का उदाहरण है घास। घास क्या है? तो यह द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू, ये क्या है? आलू, प्याज और अदरक, ये क्या है? ये तीनों तना है, याद रखिएगा। बार बार मैं इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में गलत ना करके आएँ। 90 नंबर का क्वेश्चन है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, कहलाता है वह क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है किसका है? यह परजीवी जड़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरबेल क्या है? परजीवी जड़ है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, खाई जाने वाली जड़ें कौन कौन सी है? गाजर, मूली, शकरकंद, याद रखिएगा, प्रश्न दे देगा गाजर, मूली, शकरकंद क्या है? जड़ है, तना है, तो क्या है? ये जड़ें हैं और इसको हम लोग खाते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, ये क्या होते हैं? यह इनके बीजांड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम 94 नंबर का क्वेश्चन, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को किस नाम से जाना जाता है? सिरा विन्यास कहा जाता है। कोई पत्ती आप देखते होंगे उस पत्ती पे ऐसे 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 लाइनिंग होती है, उन्हीं लाइंस की बात कर रहा है कि पत्तियों पर बनाए गए पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है? सिरा विन्यास कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में जिस रूप से संचित होता है वो किस रूप में? तो या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहे हैं कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज और सरल शर्करा के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? या अवस्थम्भ होती हैं। कौन सी? अवस्थम्भ होती है। जैसे बरगद में से जो निकलती है ना वो जड़ें, वो अवस्थम्भ जड़ें होती हैं। 97 प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, क्यों हरी होती हैं? तो उत्तर क्या है? पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, ठीक है, किसके कारण? पर्णहरित के कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर है खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के कारण मांसलदार हो जाती हैं ये इसीलिए जो रेगिस्तानी एरिया होता है वहाँ के पौधे कैसे होते हैं? मांसल होते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों? कि उत्तर है ऐसा वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ऐसा वेपोराइजेशन के कारण होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? दिन में ऑक्सीजन और रात में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दिन में ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उत्तर है हमारा, हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण O2 मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, या फिर सूर्य दे दे तो सूर्य भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद क्या बनता है? तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं।
103 नंबर का क्वेश्चन है, खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना, ये सब क्या है? विसर्पी लता है। क्या है? विसर्पी लता है। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 104 नंबर का क्वेश्चन है, मनी प्लांट, मटर, अमरबेल, ये सब क्या है? आरोही लता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिए, ठीक है। और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जाम में अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो। मनी प्लांट जो हम लोग लगाते हैं, मटर, अमरबेल, क्या? आरोही लता है। खरबूजा, खीरा, तरबूज, पुदीना, ये विसर्पी लताएँ हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, कमल, हाडिला और जल लिली, मतलब समझ तो वाटर लिली जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है? जलोद्भिद पौधे हैं, ठीक है, जल से उद्भिद होते हैं। 106वां नंबर का क्वेश्चन है, नागफनी, एकासिया और यूफोबिया, ये किसके उदाहरण हैं? मरुद्भिद। ये मरु कहाँ पे है? देखिए, जलोद्भिद मतलब कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, हाडिला, ये सब कहाँ? जल में उगते हैं। नागफनी, एकासिया और यूफोबिया ये मरुस्थल में होते हैं, इसलिए इसे मरुद्भिद बोला जाता है, ठीक है। रीजन भी जानिए। 107 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जिस कारण होते हैं, क्यों का होते हैं? जलवायु के कारण होते हैं, क्योंकि वो जो हमारा जलवायु है उससे अपना क्या कर सकें? वो सामंजस्य बैठा सके। जैसे सर्दी है तो फर होती है तो उन्हें सर्दी कम लगती है, धूप से भी बच सकते हैं, बरसात से भी बच सकते हैं, ठीक है। अब 109 नंबर का क्वेश्चन है, वह जानवर जो अंडे देता है कौन सा है? पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है? यह अंडे देता है, पेंगुइन भी। 110 नंबर का क्वेश्चन है, वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, उसे हम जिराफ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से जिस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग होता है वह क्या है? वह बंदर है, ठीक है। 112 नंबर का क्वेश्चन है, सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि गाय क्या करती है? तो गाय बच्चे देती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है, ठीक है। 114 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे हम पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री, मान ली पशुपालन की जगह इंग्लिश टर्म दे दिया एनिमल हस्बेंड्री, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 114 नंबर का क्वेश्चन है, जंतुओं का वर्गीकरण जिन जिन आधारों पर होता है, तो उत्तर क्या होगा? पोषण के आधार पर होता है जंतुओं का वर्गीकरण, आवास के आधार पर होता है और शारीरिक रचना के आधार पर होता है। पोषण, आवास और शारीरिक रचना के आधार पर। 115 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, तो स्तनधारी बंदर स्तनधारी होते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्रोटोजो, क्या है? प्रोटोजोआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। युगलीना हो गया, अमीबा और पैरामीशियम में क्या है? प्रोटोजोआ है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं के बीच संयोजक की कड़ी कौन सी होती है? युगलीना होती है। 118 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाली अस्थि क्या कहलाती है? यानी कि जो स्तनधारी उनके कान में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मेलियन हड्डी, इनकस हड्डी और स्टेपस हड्डी। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में होती है। पूछा जाता है कि कान शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो कान में हड्डी है, स्टेपी ही उसका नाम है। और स्तनधारियों में कौन सी हड्डी कान में पाई जाती है? मेलियन, इनकस और स्टेपस। इसमें स्टेपस सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 120 नंबर का क्वेश्चन है, भैंस बगुला के बीच संबंध कैसा है? सहजीविता का। क्यों? क्योंकि दोनों को लाभ पहुंचता है। अगर कीट हैं, भैंस की पीठ पे कीट रहते हैं, बगुला उन कीटों को खाता है, जब बगुला खाता है तो बगुला को लाभ मिला और भैंस को भी आराम मिलता है उन कीटों से, तो दोनों में सहजीविता का है। अगर इनमें से किसी एक को लाभ पहुँचता है तो उसे हम सहभोजिता कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में आता है सहजीविता और सहभोजिता से। 121 नंबर का प्रश्न है, न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेंगुइन। और पेंगुइन क्या करता है? अंडे भी देता है और उड़ता भी नहीं है यह, ठीक है। 122 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। क्या है? मोर है। इसको पावोक्रिटेटस इसका नाम है, ठीक है। 123 नंबर का प्रश्न है, एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्लॉथ कहते हैं। और ये रात्रिचर है और भालू की तरह दिखाई देता है, स्लॉथ है, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होते हैं स्लॉथ। 124 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है, वो कौन सी है? डॉल्फिन है, ठीक है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है, वो कौन सा है? कॉकरोच है, ठीक है।
आगे देखते हैं 126 नंबर का प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से गैस अवशोषित की जाती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पेड़ पौधे वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कौन सा गैस छोड़ते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये भी याद रखिएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में बता रहा है? मरुस्थलीय पौधों के बारे में बता रहा है। इसका उदाहरण कौन सा होता है? कैक्टस होता है। 128 नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष का उदाहरण है तो कौन सा? बरगद एक वृक्ष है, ठीक है। और बरगद से क्या? अवस्थम्भ जड़ें निकलती हैं, लटकने वाली जड़ें। 129 नंबर का प्रश्न है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उभरते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। इसीलिए जो वो पौधे होते हैं क्या करते हैं? कीटभक्षी यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने अंदर। 130 नंबर का प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सरसों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सरसों है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिक ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो जल 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 किसके द्वारा? पौधों में जल जाइलम के द्वारा। फूड फूड किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा, जल जाइलम से और फूड फ्लोएम से जाता है पौधों में। ये पूछा जाता है बहुत बार। 132 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो किसके लिए? मैंग्रोव वन। तो लवण उद्भिद जो दलदल होते हैं वहाँ पे, ठीक है, ऐसी जगह पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 133 नंबर का प्रश्न है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहता है? परागण कहलाता है। और 134 नंबर का प्रश्न है, सैक या लाइकेन ये सब कैसे हैं? सहजीवी हैं, ठीक है, सहजीविता को दर्शाते हैं। लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है। 135 नंबर का क्वेश्चन है, लौंग केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि लौंग और केसर पौधे के किस भाग से मिलते हैं? फूल से मिलते हैं, ठीक है। किससे? फूल से मिलते हैं, लौंग भी और केसर दोनों। अब देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, करें घटपर्णी जिसे हम नेफेंथीस कहते हैं, पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है? घटपड़ी। ये कीटभक्षी पूछ सकता है, घटपड़ी कैसा पौधा है? तो ये कीटभक्षी पौधा है। क्यों कीटों का भक्षण करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघालय में पाया जाता है ये घटपड़ी या नेफेंथीस का पौधा। 137 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। किसको फ्लोरा फौना सूचित करते हैं? तो उत्तर है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं फ्लोरा और फौना। ये इंपॉर्टेंट है फ्लोरा फौना वाला, क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न। 138 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो सभी हरे पौधे क्या? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं 139 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? तो पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक होते हैं। अभी देखते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में अधिक होती है? तो फोटोसिंथेसिस किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग में होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 141 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ऊपर चला गया क्वेश्चन। 141 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हरे पौधे जो है प्रमुख स्रोत हैं ऑक्सीजन के। 142 नंबर का प्रश्न है, जंतु जगत का जनक अरस्तु। जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा। 143 नंबर का क्वेश्चन है, रुधिर का रंग लाल होता है किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग या रक्त का रंग क्या होता है? लाल दिखाई देता है। 144 नंबर का प्रश्न है, जिन कारणों से दिल की धड़कन बढ़ जाती है वह क्या होती है? तो उत्तर हमारा क्या है? डरने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ज़्यादा खुश होने पर भी और दौड़ने भागने पर भी क्या होती है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है। 145 नंबर का प्रश्न है, हृदय का कार्य है क्या है? तो खून को पंपित करना। हृदय क्या है? जो ब्लड को पंप करना ही हृदय का कार्य है, ठीक है। 146 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? यूनिवर्सल क्या होते हैं? रिसीवर होते हैं, प्राप्तकर्ता। तो यूनिवर्सल रिसीवर ए और बी होते हैं जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। 147 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में गुर्दे होते कहाँ? तो मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? 2 गुर्दे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 148 नंबर का प्रश्न हमारा है, कपड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? तो कपड़ों से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, याद रखिएगा। 149 नंबर का प्रश्न है, अपचित भोजन इकट्ठा होता है कहाँ पे? मलाशय में होता है। अब भोजन सबसे सर्वाधिक देर तक कहाँ रहता है? कहाँ पे सर्वाधिक पाचन होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, ठीक है।
150 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पाचन प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से शुरू हो जाती है? तो ये मुंह से ही शुरू हो जाती है पाचन की प्रक्रिया। अब देखिए छोटी आंत की लंबाई पूछा हुआ है, कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। और प्रश्न पूछता है कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो पूर्ण पाचन भी कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है पूर्ण पाचन भोजन का। 152 नंबर का प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन किसने किया था? तो विलियम वॉमेट ने किया था। किसने? विलियम वॉमेट ने। 153 नंबर का प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। 154 नंबर का प्रश्न है, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं दूध के दांत होते हैं। ठीक है। 155 नंबर का प्रश्न है, जल और खनिज का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है? तो बृहदान्त्र में होता है जल और खनिज का अवशोषण। 156 नंबर का प्रश्न है, भोजन पचने का सही क्रम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भोजन पचने का सही क्रम पूछा गया है। तो क्या सबसे पहले अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को हम ग्रहण करके खाते हैं, फिर पाचन, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण, तब जाके बहिष्करण होता है। इस क्रम को याद रखिएगा। 157 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब शरीर में ऊर्जा बनता है उस समय कौन सा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। 158 नंबर का प्रश्न है, 158 नंबर का प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा? हाथी है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ा जानवर अब तक कौन सा है पृथ्वी के ऊपर? हाथी है। 159 नंबर का प्रश्न है कि गैंडे की चमड़ी जो है, स्किन होती है, उसकी त्वचा मोटी होती है, कितनी मोटी होती है? 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है गैंडे की चमड़ी। 160 नंबर का क्वेश्चन है, वह जानवर जो पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, कौन सा? जिराफ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 161 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? कोशिका पूछा है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम, ये जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी सेल होती है। 162 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब देखो 163 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका की खोज यानी कि सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में किया था। 164 नंबर का प्रश्न है, किसान के मित्र कौन होते हैं? तो केचुए और सांप ये किसान के मित्र होते हैं। मेनली केचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। ठीक है। 165 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह सूसू यानी कि अंधी डॉल्फिन है। 166 नंबर का प्रश्न है, दिल की धड़कन को सुना जा सकता है किसके द्वारा? डॉक्टर अक्सर सुनते हैं, स्टेथोस्कोप कहा जाता है उसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। 167 नंबर का प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं मछलियों के हृदय में? 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और 168 नंबर का प्रश्न है, आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग जो है कितनी बार धड़कता है? 1 लाख बार धड़कता है। ठीक है, लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 159 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। 4 कक्ष को चैम्बर बोला जाता है। 157 नंबर का प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कती है तो विश्राम की अवस्था में नॉर्मली कितना? 72 बार धड़कती है। ठीक है। 171 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, लिवर के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। 172 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सा होता है? यही यकृत अमोनिया को किस रूप में? यूरिया के रूप में बदल देता है। ठीक है। 173 नंबर का प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में क्या होता है? सहजीविता होती है। क्या होती है? सहजीविता होती है। दोनों को लाभ मिलता है इससे। अब देखिए 174 नंबर का प्रश्न है, जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं, क्या नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये जड़ का कार्य नहीं है पौधों के ह्यूमस उपलब्ध करवाए। 175 नंबर का प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न को नीचे कर लेते हैं। 175 नंबर का प्रश्न है कि सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ है। कौन सा है? बाघ है। अब देखते 176 नंबर का प्रश्न हमारा है, वह विशेषता जो बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है तो क्या है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, यही इसकी विशेषता नहीं है। 177 नंबर का प्रश्न है,
रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है, रेगिस्तानी ओक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यानी कि रेगिस्तानी ओक ऐसा पौधा है, इतना नीचे जाएगा गहराई तक जब तक उसको पानी ना मिल जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में। 178 नंबर का प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। और 189 नंबर का प्रश्न है हमारा, नेफेंथीस यानी कि जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, एक ऐसा पौधा जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे और छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी के कारण नेफेंथीस या घटपर्णी पौधा जीवों को या कीटों को क्या करता है? भक्षण करता है, याद रखिएगा। 180 नंबर का प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। क्यों? अमाशय मतलब पेट के अंदर। क्यों होता है? तो देखते हैं। उत्तर है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 181 नंबर का प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा 182 नंबर का, वह जानवर या जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहता है। तो यह आपको पता चल गया होगा, चूहा। ठीक है, तो ये थी हमारी ईवीएस की क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।